नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। मानव मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है जो शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। रोजमर्रा के जीवन में हम अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, समझना, यहाँ तक कि हमारा व्यवहार। ये क्रियाएं संचालित की जाती हैं मस्तिष्क से। यदि मस्तिष्क का विकास ठीक तरह से न हो तो इन क्रियाओं के करने में बाधा आती है। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क से संबंधित, उसके विकास से संबंधित समस्या के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या है यह समस्या, किस तरह से इसका प्रभाव होता है मानव के मस्तिष्क पर, और ख़ास तौर पर कौन सी समस्याएं इसके साथ जुड़ी होती हैं जिससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, कैसे की जा सकती है इसकी पहचान। ऐसी तमाम बातों पर विस्तार से आज होगी बात। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दरअसल है क्या और क्या होता है मस्तिष्क पर इसका प्रभाव। ऑटिज्म तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है। इसमें संचार, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान और व्यवहार पर असर पड़ता है। ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम विकार माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण मिले जुले तरीकों से प्रकट होते हैं और अलग अलग बच्चों में इसका प्रभाव अलग हो सकता है। कुछ बच्चों में गंभीर समस्या आ सकती है, उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें कम मुश्किल होती है और सहायता मिलने पर वो स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज स्वयं ही कर पाते हैं। ऑटिज्म के लक्षण बच्चे के जीवन के पहले 3 सालों में ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये लक्षण कम, औसत या गंभीर हो सकते हैं। हर बच्चे में लक्षण अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकता है। ऑटिज्म के साथ बच्चे में कई अन्य समस्याएं जैसे मानसिक दुर्बलता, हाइपर एक्टिविटी, संचालन में मुश्किल, दौरे पड़ना, सीखने से जुड़ी समस्या या अक्षमता, सुनने और देखने की शक्ति में गिरावट भी हो सकती है। बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास के दौरान इसके लक्षण नजर आते हैं। ऑटिज्म होने पर बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया यानी लोगों के साथ मिलने जुलने और बात करने में मुश्किल आ सकती है। सही इलाज करवाया जाए तो ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब ऑटिज्म के लक्षणों की पहचान जल्द हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दरअसल ये समस्या क्या है और क्या होता है इसका प्रभाव, किस तरह की दिक्कतों से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जो इससे प्रभावित हो, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। और इस बात में हमारे साथ शामिल रहेंगे डॉक्टर शिफाली गुलाटी, चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैकल्टी इंचार्ज, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर समीर हसन दलवाई, डेवलपमेंटल बिहेवियर पीडियाट्रिशियन एंड ऑफिस बियरर, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर मोनिका जुनेजा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी कोई समस्या है जिसका समाधान लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जो है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज़ कम रखिए और सवाल संक्षिप्त पूछिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews.totalhealth@gmail.com। तो कार्यक्रम देखते रहिए और जानकारी लीजिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिफाली, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जब बात होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, नाम थोड़ा सा पेचीदा है। दरअसल बीमारी को किस तरह से समझा जाए, क्या प्रभाव है और दरअसल ये बीमारी होती क्यों है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल परेशानी है, एक अवस्था है जिसके अंदर 2 बेसिक प्रॉब्लम होती हैं। बच्चे का सोशल इंटरैक्शन
जो हमारा सामाजिक हाव भाव है और कम्युनिकेशन जो संचार है, इनमें प्रॉब्लम होती है। और साथ में इनमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कुछ दोहरावनीय व्यवहार होते हैं जो बार बार होते हैं, और कुछ उनको कोई पर्टिकुलर लाइकिंग हो जाती है मोर देन यूजुअल कोई चीज़ों के लिए। तो बेसिकली, और साथ में कुछ सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कोई साबुन वगैरह चीज़ें कोई स्मेल करें, या अगर साउंड नहीं आ रहा लेकिन वो अपने कान पे हाथ रखे, और जब भी ये बेसिक एरियाज ये हैं जो डेफिसिट होते हैं, और एक ये अवस्था है और न्यूरो डेवलपमेंट। जी डॉक्टर मोनिका, ये जो अवस्था है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, किस तरह से इसका प्रभाव रहता है मस्तिष्क में, अगर टेक्निकली या साइंटिफिकली समझने की कोशिश की जाए, जब किसी बच्चे को ये समस्या होती है तो दरअसल मस्तिष्क में होता क्या है? डिसऑर्डर के जो आमतौर पे बच्चे होते हैं, उनके ब्रेन या मस्तिष्क की बात करें तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि बनावट तो सही होती है, इसलिए एमआरआई में कुछ एब्नॉर्मलिटी पकड़ी नहीं जाती है। प्रॉब्लम होती है कि ये जो ब्रेन के कनेक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से हम जो बच्चा जो शुरू में बिल्कुल ना उठ सकता है, ना बोल सकता है, ना गर्दन संभाल सकता है, वो धीरे धीरे जब कनेक्शंस बनते हैं तब जाके बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है। तो ये कनेक्शंस में प्रॉब्लम होती है आमतौर पे। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जैसे जल्दी पैदा हो गए, या वो पैदाइश के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन डैमेज हो सकता है। और जब इन बच्चों का ब्रेन डैमेज होता है तो दिमाग के कई हिस्सों पे असर आ सकता है। कई बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है, दिमागी तौर पे पीछे हो सकते हैं। उन्हीं लक्षणों में से एक ऐसा भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि कुछ बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की लक्षण दिखाई दे। तो आमतौर पे तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में प्रॉब्लम सिर्फ कनेक्शंस की होती है, बट इन बच्चों में ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका होता है, वो जिसे हम समझ सकते हैं कि वो हिस्सा बहुत हिस्सा मर चुका है। वो हिस्से के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हम बोलते हैं, वो डैमेज होके मर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों में दिमाग में एमआरआई वगैरह अगर हम कराएंगे तब इसमें प्रॉब्लम दिखती है। एमआरआई की फोटो में खराबी आ सकती है, पकड़ी जा सकती है कि हाँ ब्रेन में डैमेज हुआ है, बट आमतौर पे एमआरआई भी नॉर्मल होता है और क्या प्रॉब्लम सिर्फ कनेक्शंस की होती है। जी डॉक्टर समीर, ये जो स्पेक्ट्रम है पूरा, जिसमें अगर बच्चे को समस्या हो रही है तो कई तरह के उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और शायद पेरेंट्स जो होते हैं बहुत छोटे बच्चों में, उनके पेरेंट्स के लिए पहचानना कुछ मुश्किल हो सकता है। किस तरह से आइडेंटिफाई होना चाहिए, या किस तरह की जानकारी पेरेंट्स के पास हो, क्योंकि यदि पहचान नहीं हो पाती, एक बहुत ही क्रूशल टाइम होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इस बीमारी को पिक किया जाए तो बेहतर होगा। जी नमस्ते। सबसे पहले दो बातें इसमें, एक तो डॉक्टर शिफाली जी ने बहुत अच्छे से बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, डॉक्टर मोनिका जी ने बहुत बताया उसके बारे में, जो ब्रेन में टेक्निक या स्ट्रक्चरल कोई डैमेज नहीं है लेकिन कनेक्शंस का डैमेज है। उसी हौसले से हम ये बताना चाहेंगे कि जब बच्चा समझो एक 3-4 महीने का होता है, उसके पहले ही, काफी पहले माँ को देख के नजर मिला के मुस्कुराना सीखता है, माँ को या पिताजी को, फिर घर के लोगों को पहचानने लगता है, घर के लोगों के तरफ वाबस्ता होता है, उनकी तरफ उसका ध्यान होता है, उसका लक्ष्य या उसकी तवज्जो लोगों में होती है। और ऐसे करते करते जब माँ बच्चे के सामने हाथ करेगी तो बच्चा अपने आप माँ की तरफ दौड़ के आएगा, माँ को देख के या पिताजी को देख के उनकी तरफ जाना। तो ये जो एक इंटरैक्शन होता है, ये होना नॉर्मल जरूरी है, जो इन बच्चों में नहीं होता, और ये बिल्कुल पहले साल में हम ध्यान दे सकते हैं। करीबन 9 महीने के जब बच्चा हो जाता है, 9 महीने का, तब हम देखते हैं कि हम उसे आवाज दे के किसी तरफ उसको उंगली दिखाएं या किसी चीज की तरफ उसे आकर्षित करें, किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित करें, तो बच्चा हमको देखता है और फिर वहां पे देख सकता है। ये बच्चों में जिनको ऑटिज्म है ये नहीं हो सकता। वो या तो आपके तरफ देखते रहेंगे या आपके हाथ की तरफ देखेंगे, वो ये नहीं समझेंगे कि आपकी उंगली एक इशारा दिखा रही है, उस तरफ देखना चाहिए। तो इशारे समझने में मुश्किलात होती है। और फाइनली फिर जब हमारी भाषा होती है, जो हम बात करते हैं, वो समझने में और उस वैसे बात करने में बच्चों में मुश्किल होती है। तो ये चीजें जो डेवलप होनी चाहिए नॉर्मल विकास के तौर पे, जिसको हम नॉर्मल माइलस्टोन्स कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन के, ये डेवलप नहीं होते। और कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो होती है, जैसे शेफाली जी ने बताया, डॉक्टर शेफाली जी ने, कि जैसे वो कोई चीजें रिपीट करते रहते हैं बिना मतलब के, वही वर्ड्स रिपीट करना। कोई कविता सुन ली है, कोई नर्सरी राइम सुनी है,
तो गाने सुने, एडवर्टीजमेंट सुने, उन्हें रिपीट करते रहना, या कोई हरकत देखिए उसे रिपीट करते रहना, तो हाथ यूं करना या गोल गोल स्पिन करना, या जैसे कोई चीज को सूंघना, अगर थोड़ी सी भी आवाज आए तो कान, तो ये रिपीटेड मीनिंगलेस एक्टिविटी जो होती है उसके बारे में पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो दो चीजें जो नॉर्मल डेवलपमेंट, सोशल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब आई कांटेक्ट है, सोशल माइंड है, लोगों से वाबस्ता होना चाहिए, पहले मम्मी डैडी से, फिर घर के लोगों से, फिर दूसरे लोगों से, ये उसके बाद जो इशारे समझने चाहिए और उसके बाद जो बातचीत आनी चाहिए, ये इन चीजों में लेट होता है या नहीं होते हैं। और रिपीटिव चीजें जो है या कुछ बातें रिपीट करना या एक्शन रिपीट करना, ये देखा जाता है। जी डॉक्टर शेफाली, ये जो मस्तिष्क के विकास की बात आ रही है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो माइलस्टोन्स हैं वो उसको कंप्लीट करने चाहिए। मस्तिष्क का विकास कब से शुरू होता है? क्योंकि ये बताया गया है कि जो सिम्टम्स हैं बीमारी के, वो बहुत जल्दी जन्म के कुछ समय या कुछ महीनों के बाद भी नज़र आ सकते हैं और उनको पहचाना जा सकता है। किस तरह से होती है ब्रेन डेवलपमेंट की प्रक्रिया? बात की जाए गर्भधारण से लेकर और शिशु के जन्म की, और जन्म के बाद कुछ सालों तक। बेसिकली जो डेवलपमेंट हो रही है वो ज़्यादातर जो है शुरू हो जाती है जब कंसेप्शन के बाद से हो जाती है, और जो बेसिकली बनावट होती है वो पहले 3 महीने में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है बनावट मेन बन के बाकी आगे की डेवलपमेंट, बेसिकली जो सारे ज्ञानांत होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके कनेक्शंस, वो सब आगे बनते हैं और बाकी बच्चा बड़ा होता है। तो बेसिकली बात की जाए तो कंसेप्शन से लेकर ही सब कुछ हो गया, और जो बनाना है स्ट्रक्चर, जो चीज़ें बन रही हैं वो सारी मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बन जाती हैं। लेकिन जो बच्चे के दिमाग का विकास चलता रहता है और पैदा होने के बाद भी बहुत रहता है, और फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में काफ़ी रहता है, और उसके बाद भी होता है, लेकिन मैक्सिमम फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में होता है। जी, तो गर्भधारण का समय तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही शुरुआती जिंदगी के जो 2 वर्ष हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं मस्तिष्क के विकास के लिए। डॉक्टर शेफाली, अगर बात करें समस्या की गंभीरता की, इंटेंसिटी की या सिवियरिटी की, क्या देखती हैं? जो केस बर्डन है विश्व की बात की जाए, कितने रोगी हैं, और अगर अपने देश की बात की जाए तो क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और इस पर बात करने की जो अवस्था है वो माना जा सकता है कि अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी? ये जो कंडीशन है, ये अवस्था है, इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। एक हम लोगों ने अनुसंधान किया था, इनक्लिन स्टडी 2011 में डेटा कलेक्ट किया था, उसके हिसाब से 1 in 89 बच्चों को 2 से 9 साल की उम्र में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्सपेक्ट किया था कि वो है। तो लेकिन अब आप देखें जो CDC USA का डेटा है, वो करंट डेटा जो है वो 2021 मार्च का है, और वो कहता है 1 in 44। तो अब हमारा भी डेटा जो था वो 11 साल पुराना है। तो ये जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है, और ये सिर्फ जागरूकता बढ़ने की वजह से नहीं है। एक्चुअली अगर जो डिफरेंट साइंटिफिक वे से देखा गया है कि जो भी बीमारियों को इससे कंफ्यूज कर सकते थे, जो इसके जिसको हम पहले अगर जागरूकता नहीं थी कुछ और कह सकते थे, वो सारी बीमारियों को जोड़ के देखा जाए तो एक्चुअली इनका नंबर बढ़ रहा है। तो आप सोचो जो 1 in 89 हमारा 2011 में था, अब कितना होगा। तो इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जानें और उसको जल्दी जब भी उसके लक्षण आए, जैसे डॉक्टर सबीर ने बताया, और वो हम उसके बाद डॉक्टर को संपर्क करें ताकि वो डायग्नोसिस जल्दी हो, उसके बाद उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चल हो जाए। जी डॉक्टर समीर, टाइमिंग की बात करें, जल्द पहचान हो पाए, कहाँ कहाँ जो है वो त्रुटियां हो जाती हैं? क्योंकि जितना डिले होगा, पहचान समय पर नहीं हो पाएगी, तो शायद जो इंटरवेंशन है या मैनेजमेंट की प्रक्रिया है वो भी देर से या विलंब से ही शुरू होगी, क्योंकि वो एक समय है जहाँ पर बच्चे को ट्रेन किया जाए तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। आपने सही कहा कि जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, मगर जल्दी ट्रीटमेंट और सही ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने जहां तक देखना है, और डॉक्टर मोनिका जी हैं, डॉक्टर शेफाली जी भी उसमें उनकी राय रखेंगी, कि जहां तक हमने देखा है कि ये बहुत ही अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स आज मार्केट में आ रहे हैं, ऐसे मैं शब्द यूज करूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वालिटी कॉन्शियसनेस या लाइसेंसिंग की बात नहीं है या कम है। तो मैं आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट ऑफर किए जा रहे हैं जो काफी कमर्शियल है। पेरेंट्स जो है बेचारे, उनको इतना कोई डिटेल मालूम होता नहीं, जो इसे बताया जाता है वैसे करते हैं। तो सही ट्रीटमेंट करना और जल्दी ट्रीटमेंट करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जल्दी होनी चाहिए लेकिन सही होनी चाहिए। अब जहां ये मुद्दा आता है, डॉक्टर मोनिका ने बताया कि ब्रेन में स्ट्रक्चरल डैमेज अब तक पाया गया नहीं है, और इसीलिए
ये जो समाज में बच्चे के साथ जो पहले 1-2 साल में चीजें हम बच्चे को जिस तरीके से परवरिश देते हैं, मेरा मानना है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। हमारे न्यू होराइजन्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो मुंबई में की संस्था है, हमने एक चीज पाया कि ये बच्चे जो हैं इनको स्वमग्न या आत्ममग्न ऐसे कहा जाता है कि बच्चा सेल्फ इन्वॉल्व है या अपने में इन्वॉल्व है। हमने हमारे हजारों बच्चों में ये पाया कि ये बच्चे स्वमग्न नहीं है, ये कोई ऋषि मुनि की तरह सेल्फ इन्वॉल्व या सेल्फ स्टडी में नहीं है, ये वस्तुमग्न है। इनका जो ध्यान होता है, उनकी तवज्जो जो होती है, लक्ष्य जो होता है, बिल्कुल पैदाइश के बाद से कुछ हफ्तों में ये चीजों की तरफ जाता है और लोगों की तरफ कम होता है। तो इन्हें हम अति वस्तु मग्नता और कम मनुष्य मग्नता ऐसा मानते हैं। और इसके वजह से मनुष्य में मग्नता कम होने से मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की इंटरैक्शन और उसके बाद मनुष्य के इशारे और बातचीत करने की प्रक्रिया कम समझ आती है। मगर चीजों में ध्यान देकर चीजों को इस्तेमाल करना या चीजों का पैटर्न पिकअप करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आप उनको मोबाइल दे दीजिए, वो एक पैटर्न में चलता है, वो समझने में उनको काफी आसानी होती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो उसी में एक तरह से लग जाते हैं और लोगों से और दूर हो जाते हैं। तो पैटर्न में रहने की वजह से ये कोई भी चीजें जो है पैटर्न में रिपीट कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को ये पता नहीं होता, उन्हें एक बात समझ आती कि 2 साल हो गया मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा है। वो जब बच्चे से बात करवाते हैं, मम्मा बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, तो बच्चा अक्सर उससे रिपीट करता है और पेरेंट्स को लगने लगता है कि अब बच्चा मेरा बात सीख रहा है। मगर हमारा मानना ये है कि डायरेक्टली स्पीच पे काम करने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती है। इससे सबसे पहले चीजों को हटाना चाहिए, जैसे कि टीवी है, मोबाइल है और ये ढेर सारी चीजें हम जो खिलौने लेके आते हैं वो हटाकर मनुष्य ने सामने आना चाहिए। डायरेक्ट बच्चे की जो तवज्जो है, बच्चों का ध्यान है, जो अहमियत देना है, वो इंसानों की तरफ आना चाहिए। अगर हम उसे आकर्षित कर सकते हैं, हमारी तरफ चीजों से दूर रख सकते हैं, तो हमने पाया है कि काफी आसानी से ये बच्चे नॉर्मल की तरफ आ सकते हैं। जी डॉक्टर मोनिका, ये जो बात आ रही है कि अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। ख़ास तौर पर जब बीमारी की पहचान की बात होती है, एक तो लक्षण हमने जान लिए हैं, उसके अलावा बहुत सी जांचें भी करवाई जाती हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं। कितनी आवश्यकता होती है ये पिन पॉइंट करने के लिए कि किसी भी बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उन तमाम जांचों की एक लंबी फहरिस्त भी थमा दी जाती है कि अलग अलग न्यूरोलॉजी की डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाएं। कितनी आवश्यकता होती है ऐसी जांच की? देखिए, जैसे डॉक्टर समीर दलवाई ने लक्षण बताए, डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने लक्षण बताए और हमने डिस्कस किया कि इसमें ब्रेन की कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मस्तिष्क के कनेक्शंस की प्रॉब्लम है। तो मैंने ही बताया था कि एमआरआई में कुछ पकड़ा जाता नहीं है, तो आमतौर पे जो एमआरआई वगैरह बताया जाता है उसको करने का कोई फायदा नहीं होता, उससे बच्चे के लिए बीमारी पकड़ने में कोई हेल्प नहीं है, तो करने की जरूरत होती नहीं है। उसके जो इंडिकेशंस होंगे कि एमआरआई हमें कराना है, वो बहुत माइन्यूट कुछ केसेस हो रहे होंगे जिसमें कि लगेगा कि बच्चे का सिर ही देखने में छोटा है, बच्चे के कुछ और हाथ पैर में चलने में प्रॉब्लम है, अकड़न है, या बच्चे को बहुत दौरे आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ वजह होती है, या बच्चा जो पहले काम कर रहा था बहुत सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, सारी चीजें, उसके बाद अगर उसने कुछ चीजें करनी छोड़ी हैं तभी जाके कुछ एमआरआई वगैरह की कोई जरूरत होती है। नहीं तो एमआरआई हमारे को डायग्नोसिस बनाने में कोई मदद करता नहीं है। जो बाकी जांचें हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करा के आइए, खून जांच करा के आइए, आप इसका ईईजी कराइए, ये सब चीजों की कोई खास जरूरत होती नहीं है। इनसे उल्टा बच्चे को आप गोल गोल घूमते रहते हैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर, और बच्चे की जांच या इलाज करने में कोई खास मदद नहीं होती है। ईईजी की रिक्वायरमेंट अगर हम बोले तो उस समय होती है कि जब बच्चे के खास तरीके के दौरे होते हैं जिनका डायग्नोसिस हमें बनाने के लिए ईईजी की जरूरत है, तो ईईजी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि बिल्कुल बोलचाल में बिल्कुल नॉर्मल थे, टोटली नॉर्मल, जो डॉक्टर्स को भी देख के लगा कि हाँ ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ही बच्चा उस टाइम पे सही था, और बाद में जाके उसने बच्चे ने सब बोलना और ये सब चीजें बंद कर दी हैं, तब कई बार ईईजी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्योंकि रेयरली कुछ टाइप के ऐसे दौरे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे की बोलचाल बंद हो सकती है, जो कि ईईजी के थ्रू पकड़ा जा सकता है और उनका इलाज तब डिफरेंट होगा। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, इनका कोई खास रोल नहीं है। सुनवाई जांच या एक ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं कि क्योंकि बच्चों को आमतौर पे बोलने से रिलेटेड बहुत कॉमनली प्रॉब्लम होती है,
तो जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें पूरा सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये सिर्फ हम बातचीत करके नहीं पहचान सकते कि हाँ सुनाई दे रहा है, पर हो सकता है कुछ शब्द उनको ना सुनाई दे रहे हो। तो सुनाई जांच या स्क्रीन करना कि बच्चे को पूरा सुनाई दे रहा है। ये जो भी बच्चे लेट बोल रहे होते हैं या बोल नहीं रहे होते हैं या कम बोल रहे होते हैं, उन बच्चों में सुनाई जांच करके ये पता लगाना जरूरी है कि उनको सब सुनाई दे रहा है। इसके अलावा कई जेनेटिक टेस्ट के बारे में लोग रिकमेंड करते हैं। ऑटिज्म माना तो जाता है कि एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, पर उसके रिलेटेड जो जेनेटिक टेस्ट हैं उनमें आमतौर पे ज्यादा कुछ पकड़ा नहीं जाता है। कुछ ही प्रतिशत में 9 से 10% से भी कम अगर बच्चे होंगे जिनमें कि अभी पूरा एक्सटेंसिव आप टेस्टिंग कर लें तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जेनेटिक जो बीमारी है उसका वजह ये है, जीन्स में ये वाली खराबी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है आप अच्छे सेंटर में हैं, आप तब ये जेनेटिक टेस्ट अगर आप कराएंगे तो आप तब उसमें कोई खराबी नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट मेजॉरिटी 90% से ज्यादा बच्चों में आप इतना महंगा खर्चा करके करा भी रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी में कुछ खास मदद नहीं मिलती डायग्नोसिस कराने के लिए। बिल्कुल। फिलहाल परेश पंचाल जी हैं गुजरात से फोन लाइन पर हमारे साथ। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू यू। क्या जानना चाहते हैं आप? गुजरात से अरावली छाटम्बा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। एक छोटे छोटे गाँव में मैंने देखा है, छोटे छोटे गाँव वाले लोग हैं, पेरेंट्स भी अनपढ़ रहते हैं, बच्चे भी ऐसे पीरियड में नहीं रहते हैं। अगर इनको ऑटिज्म होता है तो वो इनका इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? एक बात ये, इनका खर्चा भी गाँव के लोगों को किस प्रकार से बच्चे में भी उनको वो सहूलियत मिल सकती है, या तो उनको कोई दोस्त से कोई सुविधा मिल सकती है, या कोई फोन नंबर के द्वारा या कोई डॉक्टर के द्वारा या कोई सरकारी ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें गाँव के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है मेडिकल ट्रीटमेंट या इसका डायग्नोसिस करना, या तो इसका क्या बोले प्रिवेंशन प्रोटेक्शन करना, ये भी उनके लिए सवाल रहता है। तो गाँव के लोगों के लिए कुछ प्रकार से इसके ऊपर डाला जाए। धन्यवाद जी। महत्वपूर्ण सवाल है इनका। डॉक्टर शेफाली, किस तरह से आप इन्हें एड्रेस करना चाहेंगे? क्लियरली नहीं सुनाई दिया, आप रिपीट करेंगे? जी, अगर समस्या होती है तो खास तौर पर जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, किस तरह से इलाज हो सकता है पूरी तरह से, और ख़ास तौर पर जल्द पहचान की बात की है। हालांकि जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। साथ ही आपसे ये समझ लें डॉक्टर शेफाली, इस समस्या के साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो रोल रहता है किसी भी बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में, किस तरह से समझाना चाहेंगी? हाँ, पहले परेश जी का सवाल का जवाब, अगर जहाँ पे भी है, हमारे गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे ये बच्चों को डायग्नोज करने के लिए व्यवस्था है, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं। जो भी जितना भी डिस्कस हुआ है, जो रेड फ्लैग्स हैं, जब हमें जो चिंता के विषय है जो भी है, तो ये जो बच्चा बोल नहीं रहा है, आई कांटेक्ट नहीं है, हाइपर एक्टिव है, या कुछ बोल रहा है और छोड़ दिया है बोलना, वो सारी चीज़ों का कभी भी जब लगे तब डॉक्टर को संपर्क करना है, डिले नहीं करना है, ये वेट नहीं करते रहना। तो आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे पास में जा सकते हैं, और कोई भी परेशानी होती है तो उसमें आगे वो फिर आपको भेज देंगे आगे दिखाने के लिए, जब आपको फिर पूरा असेसमेंट करके अगर ऑटिज्म है कि नहीं और बाकी और क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी बच्चों में ऑटिज्म के अलावा एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमने 1852 बच्चों में देखा है असेसमेंट करके कि 80% में कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है। तो वो डॉक्टर जब देख लेंगे, बच्चे के डॉक्टर, तो उसमें बता लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसी के हिसाब से इंटरवेंशन बताया जाएगा। और वो जो आपका मेन स्टे ट्रीटमेंट होता है वो बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, और कुछ समय में कुछ जगहों में दवाई दी जाती है, तो वो इसको इंडिविजुअली बताएंगे। डॉक्टर शेफाली, किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे में है, उसके साथ क्या क्या और चीजें हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, जिसे पहचानना या समझना जरूरी होगा?
एक तिहाई बच्चों में 30% में कहा गया, पर हमारे उस पेशेंट पॉपुलेशन में जो 1800 वाले बच्चों का बताया उसमें 53 बच्चों में 53% बच्चों में ADHD हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पता चला है। 15% में एपिलेप्सी का परेशानियां है, दौरे पड़ने का परेशानियां है, किसी के अंदर वो बहुत ज्यादा। डॉक्टर शिफाली, ये स्क्रीन पर हम लोग वीडियो देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो एक्टिविटीज है वो बच्चा करता है। ये बच्चे को जनरली क्या होता है कि जैसे आप ये देखो, कारी को बच्चों को रेसिंग कार पसंद है, लेकिन वो देखो बार बार उसके पहिए को, जो उसका स्पिनिंग चीज है जो मूव करने वाला है, उसको कर रहा है, तो उसको उससे ज्यादा लगाव है। तो उनको खिलौनों से तो लगाव है, लेकिन खिलौनों के पार्ट से होता है, तो इसको जो पहिया हिल रहा है उस पे ज्यादा रुचि आ रही है। तो इसलिए जब भी, और कई बार ना कहीं ये बच्चों को ये होता है कि अपने खिलौने एक लाइन पे लगाने हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना है, उनको कई बार होता है कि कस्टर्ड खिचड़ी टाइप का ही खाना है, रोटी वगैरह नहीं खाएंगे चबा के। तो ये सारे भी इसके लक्षण होते हैं। अपने में खुश है, लेकिन आसपास जब ऑडियो इसमें नहीं है, पर कोई उसको जो डॉक्टर बुला रहे हैं तो उनकी तरफ नहीं देख रहा, अपने में ही वो खुश रह रहा है। तो इसलिए ये सब जब चीज़ें होती हैं तो आपको दिखाना है। और ये जो आपको अब ये जो वेबसाइट फ्लैश हो रही है www.peedneuroaims.org, उसमें पेरेंट्स कॉर्नर है, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में ऑटिज्म के बारे में काफ़ी किताबें हैं, बुकलेट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स, जो शुरू में कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या एविडेंस है, जैसे डॉक्टर समीर ने बोला अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो क्या एविडेंस है अभी साइंटिफिकली कि कौन सी दवाइयाँ क्या चीज़ें दे सकते हैं, वो उसमें सारा कुछ है। और जो बच्चा एडोलेसेंट हो रहा है, टीनेजर हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आगे क्या स्किल डेवलपमेंट, वो सब उसमें अवेलेबल है। जी डॉक्टर समीर, ये जब तय हो जाता है कि बच्चे को समस्या है, कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के विभिन्न लक्षण हैं जो बच्चे में नजर आने लगते हैं, लेकिन अब बात यह है कि समस्या ठीक नहीं हो सकती, ये पेरेंट्स भी जानते हैं, और जिन सेंटर्स पर बच्चों को थेरेपीज के लिए ले जाया जाता है उनको भी ये बात मालूम होती है। किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाए, ये पता लगाया जाए कि जो थेरेपी करवाई जा रही है क्या वो ठीक है, किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चे की बेहतर होगी, क्योंकि अंदाजा लगाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए वाकई मुश्किल है। बिल्कुल सही, जैसे डॉक्टर शेफाली ने कहा, कुछ एविडेंस बेस्ड मतलब रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं। अगर वो एक पीडियाट्रिशियन मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग तज्ञ जिसे कहते हैं, उसमें फिर हम स्पेशलिस्ट आते हैं, ऐसे ही डॉक्टर के अंडर अगर वो चले तो इतना तो कम से कम देखा जाएगा कि एविडेंस बेस्ड या सही ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर सही मुद्दा ये है जो आपने कहा कि पहले ही बताया जाता है कि बच्चा नॉर्मल होगा ही नहीं, तो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम छूट दे दे कि जो भी इसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो यही कहे कि भाई इतना ही होगा और नहीं होगा। तो दो मुद्दे इसमें, सबसे पहले आपने जो वीडियो दिखाया उसमें आपने वही क्या देखा, आपने सबसे जरूरी चीज कि बच्चा चीजों में मगन है, बच्चा उसी कार के साथ, जैसे डॉक्टर शेफाली ने कहा, उसके वो कार भी इस्तेमाल सही से नहीं कर रहा है, वो व्हील्स या बच्चे की टायर जो है उसका एक दरवाजा है, उसको ओपन और क्लोज करने में लगा हुआ है, और उस वक्त किस चीज का आभास है ये देखिए, ये टोटली इसका ध्यान चीजों में है, वो व्हील्स को घुमा के अपने हाथ पे देख रहा है, और कहां पे इसका ध्यान नहीं है, इसका ध्यान लोगों में नहीं है, वो अकेले चीजों के साथ इन्वॉल्व है। सबसे पहले ट्रीटमेंट में आप दूर दराज जगह पे रहिए या आप दिल्ली या मुंबई सिटी में रहिए, सबसे पहले इन चीजों से हटाइए, सबसे पहले बच्चे को टीवी, मोबाइल और स्क्रीन से हटाइए और वस्तुओं से हटाइए। और अब ये जो आप देख रहे हैं, अगर सामने कोई इसके बैठ के इस तरीके से खेल रहा है, ये जरूरी है ताकि बच्चों की तवज्जो जो है, बच्चों का ध्यान जो है दिन भर लोगों में लगा रहे। इसे मैं क्रेडल टू क्लासरूम फिनोमिनन कहता हूँ। अभी समाज में ऐसे हुआ है कि फैमिलीज छोटी हो गई है, सिंगल फैमिली हो गई है, घर में दादा दादी चाचा चाची नहीं है, बच्चे के पड़ोस में कोई नहीं है, बच्चे को डायरेक्टली हम एक लिमिटेड एज के बाद डायरेक्टली एजुकेशन या रीडिंग और राइटिंग की तरफ डाल रहे हैं। तो ये जो मूलभूत डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होने वाली थी वो नहीं होती है, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा आज के दौर में आप देखेंगे तो लोगों से दूर और चीजों में, टीवी में, मोबाइल में, आईपैड में मग्न है। तो ये चीज जानना जरूरी है, और इसीलिए जब हम थेरेपी करेंगे, थेरेपी के प्रमाण होना जरूरी है कि बच्चे में इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है। जो आपने माइलस्टोन्स बताए, क्या बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ा है 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना, आप जहां पे भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्या बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ा है तो पहले मम्मी डैडी से बढ़ेगा, उसके बाद दादा दादी चाचा चाची से क्या बढ़ रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़त देखनी चाहिए। स्माइल होता है, देख के मुस्कुराना होता है, क्या ये बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि मान अगर बच्चे को किसी तरफ पॉइंट करके दिखाए, इशारे से दिखाए, क्या बच्चा उस तरफ देख रहा है, क्या बच्चा इशारे फॉलो कर रहा है, और स्लोली क्या बच्चा घर में जो उसके बिहेवियर है, जैसे सुबह उठने के बाद जो चीजें हमको करनी होती है, क्या बच्चा अभी इसमें कोऑपरेट कर रहा है।
और ये सब होने के बाद फिर बच्चा क्या आपकी बातें समझ रहा है और क्या बच्चा आहिस्ता आहिस्ता समझ के पर्पसफुली या मुद्दा पूर्वक बच्चा बात कर रहा है, ये जानना जरूरी है। गलतियां ये होती है कि कुछ लोग बच्चे को डायरेक्टली तोते की तरह बोलने सिखाते हैं, मम्मा बोलो, पापा बोलो, ABCD 1 2 3 4। तो बच्चा ये कर रहा है मगर कॉपी कर रहा है, मगर पेरेंट्स को गलतफहमी होती है कि मेरा बच्चा रीडिंग राइटिंग कर रहा है। ये रीडिंग राइटिंग नहीं कर रहा है, ये ABCD 1 2 3 4 का पैटर्न कॉपी कर रहा है। और आगे चल के 2-3 साल के बाद जब बच्चा हायर क्लास में जाएगा तो मेन प्रॉब्लम उसकी होगी कि वो दूसरे बच्चों के साथ बिहेव कैसा करना है, व्यवहार कैसे करना है, वो नहीं जानता और उसे एंजाइटी या डर लगने लगता है और इसलिए उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन पे नहीं फोकस करना चाहिए, हमें बच्चे के सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर और कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए। अगर ये हो गया, अगर बच्चा ठीक से बातचीत करता है, उसी के बाद सही समय है उसे रीडिंग राइटिंग सिखाने के लिए। अगर ये किए बगैर हम रीडिंग राइटिंग पे जाएंगे तो मैंने बहुत से बच्चों में देखा है कि फिर उनका पैटर्न लर्निंग बढ़ जाता है और सोशल इंटरेक्शन कभी भी पिकअप नहीं होता। और अब 15 साल के बच्चे के माता जी से पूछ लीजिए, उनमें सबसे बड़ा डर क्या है? उनसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बच्चा लोगों के साथ बिहेव कैसे करने का ये नहीं जानता है, हालांकि तोते की तरह लिखता है जिसका कोई फायदा नहीं है। तो पेरेंट्स ने ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग या पैटर्न कॉपिंग में नहीं। अगर पैटर्न कॉपिंग में ट्रीटमेंट हो रही है तो सही ट्रीटमेंट नहीं है, वो बीमारी बढ़ाने का काम जी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है छोटी उम्र से ही होना, भले ही सरल और प्राकृतिक प्रक्रिया हो, लेकिन किस तरह से होना चाहिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे को परफेक्शनिस्ट बनाने से वो सामान्य रूप से बिल्कुल ठीक रहेगा, इसका कोई भी प्रमाण नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि सही और पूर्ण विकास बच्चे पर का हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस विषय पर आज हो रही है बात। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मोनिका, आपसे ये समझ लें कि जिस दौरान बच्चे की सारी थेरेपीज़ और इलाज चलता है, प्रबंधन के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और कैसा एनवायरनमेंट घर पर मिलना चाहिए, पेरेंट्स का एटीट्यूड, क्योंकि ये वाली छोटी छोटी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी रहती हैं उस बच्चे के लिए जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से। देखिए, डॉक्टर समीर दलवाई ने काफ़ी चीज़ें अभी बताई, क्लियर करी कि थेरेपी पे फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का थेरेपी की जैसे बात की जाए तो कुछ चीज़ें पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज़रूरत है जी। एक तो ये कि एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हर एक बच्चे का लक्षण बिल्कुल अलग होता है, इसी तरह से उनका इलाज भी बिल्कुल अलग होगा। हर एक को आप एक ही सांचे में नहीं डाल सकते, हर एक के लक्षण देख के, उसकी इंटरेस्ट को देख के एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिसके हिसाब से बच्चे की इंटरवेंशन या व्यवहारिक थेरेपी जो बोला जाता है वो की जाती है। उसमें जैसे डॉक्टर समीर दलवाई ने बताया कि सोशल कम्युनिकेशन, इन दोनों एरिया में फोकस करना है। तो ये शुरुआत में सोशलाइजेशन की, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। सोसाइटी का हिस्सा घर भी होता है, सोसाइटी का हिस्सा आप मार्केट में जाएं, कॉलोनी में जाएं, स्कूल में जाएं, ये सारा हिस्सा सोसाइटी का होता है। तो यहाँ पे किस तरीके से बच्चे को हर जगह एक अलग तरीके का एक बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, तो बच्चे को ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि अपनी उम्र के हिसाब से हर जगह में कैसे बिहेव करेगा, अपने घर वालों के साथ कैसे बिहेव करेगा, अनजान के साथ कैसे बिहेव करेगा, किसके साथ कैसा बातचीत करनी है, वो सब आपको सिखाना होता है। इसके अलावा एक लक्षण जो सबको ध्यान में रखना चाहिए माँ बाप को, तो ये कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक बोला जाता है रिजिडिटी, कि उनको जिस चीज की आदत हो जाती है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको शुरुआत से ही एक चीज माँ बाप को समझनी है कि अगर आप कुछ सिखा भी रहे हैं, मान लीजिए माँ बाप ने बच्चे को
एक जगह पे बैठ के टेबल पे खाना खाना सिखाना शुरू किया है। तो बच्चे को अगर ऐसा दिखने लग जाए कि बच्चा उसी कुर्सी पे बैठ के, उसी टेबल पे वही प्लेट या चम्मच की जिद करके ही खाना खाना शुरू कर रहा है, ऐसे अगर लक्षण आने शुरू हुए तो आपको वो भी चेंज करने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बच्चा किसी और के घर पे जाके, रेस्टोरेंट में, स्कूल में ठीक से खाना नहीं खाएगा, वहां पे वो जिद पकड़ लेगा कि मुझे वही टेबल चेयर और वही प्लेट चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जब बच्चे के लिए आप घर पे काम कर रहे हैं बच्चे को सिखाने के लिए, तो हम दिमाग में रखें कि कहीं पे भी आपको लग रहा है कि बच्चे में रिजिडिटी आ रही है, उसको मॉडिफाई करना शुरू से ही कोशिश पे लग जाए कि हाँ, ये बच्चे को आदत नहीं पड़नी चाहिए कि यही चीज हमेशा होनी है जी। तो जहाँ तक रही घर के, इसलिए घर का जो अरेंजमेंट करना है, घर में आपको बच्चे को काफी सपोर्टिव होना पड़ेगा। ऑटिज्म का जो एक लक्षण है कि सोसाइटी में और कम्युनिटी में कैसे बिहेव करना है, उसमें हमारे यहाँ जो सेंटर में ट्रीटमेंट चल रही है वो हम लोग मेनली पेरेंट के थ्रू ही कराते हैं, क्योंकि बच्चे को अल्टीमेटली पेरेंट्स ने ही हैंडल करना होता है। अगर थेरेपिस्ट कर भी रहे तो कुछ हिस्सा डेफिनेटली पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ डील कैसे किया जाए। उनको भी पता होना चाहिए कि बच्चे को हम सारा दिन वो एक्टिविटीज कैसे सिखाएं, क्या एरिया है बच्चे का जो कि प्रॉब्लम पे है और जिस पे इस टाइम पे थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, उसका कौन सा हिस्सा सोशलाइजेशन का है, कौन सा हिस्सा कम्युनिकेशन का है जिस पे थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, या उसको कोई सेंसरी इश्यूज थे पे काम चल रहा है, वो घर पे कंटिन्यू होना चाहिए। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थेरेपी में बहुत जरूरी है। नहीं तो वहां सेंटर पे तो बच्चा कुछ कुछ कर लेता है, पर जहाँ पे उसको एक्चुअली करना चाहिए, ताकि घर पे या स्कूल में जो बिहेवियर्स उसको सिखाए जा रहे हैं, जो बोली उसको सिखाई जा रही है, वो वहां पे वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं है। तो जनरलाइजेशन एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है किसी भी बिहेवियरल इंटरवेंशन का, और पेरेंट्स को इसलिए थेरेपिस्ट के साथ शुरू में ही ये पता होना चाहिए कि उनको अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे के जो बाकी की जिंदगी है, दिन के उसके 18 घंटे हैं, उसमें वो थेरेपी के अलावा जो काम घर पे है वो कैसे कर, उसी के हिसाब से घर पे उनको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो हर कोई घर में, जैसे कि माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, कोई भी है, हर एक को बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। घर पे बच्चे के लिए एक ये ध्यान रखना है कि जो टॉयज वगैरह हैं बच्चे के, उनको हम यूज करते हैं और थेरेपी जो उसको पसंद है। ऑब्वियसली अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो जो बच्चे की पसंद है उसको आप ध्यान रखेंगे, तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा, ज्यादा जल्दी सीखेगा। पर उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि वो उसी चीज में इतना घुसा हुआ है कि उसके अलावा और चीजों में नहीं घुस पा रहा है। तो उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रख के थेरेपी प्रोग्राम बनता है और उसी के हिसाब से घर में और सोसाइटी में एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो अगर बच्चे को, जैसे डॉक्टर समीर गलगाई ने बताया कि मोबाइल है, टीवी है, ये सब चीजें अगर घर पे बाकी लोग देख रहे हैं तो ये मुश्किल होगा कि बच्चा वो यूज करना कम बंद करे। जी, जाहिर तौर पर डॉक्टर मोनिका, जो थेरेपी हो रही है उसके साथ साथ घर का जो माहौल है, किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है बच्चे को, और जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, उनका ध्यान भी रखना होगा। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, क्लिनिकल रिसर्च की बात करें, किस तरह के शोध कार्य हुए हैं, अगर बात करें पहचान की, रोग को पहचाना जाए, और ख़ास तौर पर जो इंटरवेंशंस हैं, टेक्नोलॉजी कैसे साथ दे सकती है, सहयोग कर सकती है बच्चे की जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट या ये कहे कि आत्मनिर्भर बनाए, बेहतर तरीके से जीवन में कार्य कर पाए वो? यस, जो ये टेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल है और काफ़ी उभर के आ रहा है, वो 3 चीज़ें हैं। कोई चीज़ प्रिवेंशन करते हैं ना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए 3 कैटेगरीज में होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है कि हम शोध करके पता कराएं कि किस कारण से वो चीज़ हो रही है, तो वो कारण को प्रिवेंट कर दें कि वो बीमारी हो ही ना। तो वो अभी सिर्फ रिसर्च और शोध के अंदर ही चल रहा है। तो वो बायोलॉजी अगर देखी जाए कि क्या है ऑटिज्म के लिए, उसका बीच में है कि इनके बच्चों का जो दिमाग बन रहा है तो उसमें ओवर ग्रोथ होती है। उनका कई बच्चों में ऑटिज्म का हेड साइज बड़ा होता है, उसे कोई पार्ट्स ऑफ ब्रेन थोड़े से बड़े होते हैं कुछ एरिया में, कुछ उसके ब्रेन सेल्स होते हैं जो कम होते हैं, जैसे बुर्किंजी सेल्स कम होते हैं, उनके जो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया गया है। तो वो सारे चीज़ों पर रिसर्च चल रही है। उसके कोई ट्रैक्ट्स वगैरह जो स्पेसिफिक MRI करते हैं, कुछ डीप उसका स्पेशल FMRI वगैरह करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सारी चीज़ें और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो कनेक्ट करते हैं, वो सब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ में एक और कहा जा रहा है कि
गट मतलब जो हमारी आंतें हैं, हम कुछ खाते हैं तो वो जो पचाते हैं तो उसके अंदर से जो चीज़ें जा रही हैं उसको ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है, गट की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें से ज़्यादा चीज़ें पेप्टाइड्स हैं वो अंदर जाते हैं, वो फिर दिमाग में चले जाते हैं, आंतों से जाते हैं खून में, खून से जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के बाद। तो एक वो, और हमने ये देखा है शोध में कि अगर हम सब एक टाइप का खान पान खाते हैं तो पूरी फैमिली में जो हमारे आंतें हैं उसमें जो माइक्रोबायोम है, फ्लोरा है, सेम होना चाहिए क्योंकि खाने से रिलेटेड है। पर हम शोध में देखा है कि जो बच्चे जो ऑटिज्म के हैं उनके आंतों में थोड़ा डिफरेंट फ्लोरा है। तो इस रिसर्च के बाद उसके आगे मिलता है कि आगे ट्रीटमेंट कुछ हो सके। और साथ में आजकल ये सारे गट के ऊपर से बहुत ज़्यादा है, तो ये अगर जब अभी सारा शोध चल रहा है कि कभी हैवी मेटल्स का कुछ आया जा रहा है कि कुछ हैवी मेटल्स रेज आते हैं, जैसे मर्क्यूरी है, मैग्नीज है, सेलेनियम वगैरह है, विटामिन डी और जिंक की डेफिशिएंसी से आया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम प्रिवेंट करें तो वो प्रिवेंट हो सकता है। साथ में एयर पोल्यूशन जो है, वो जो पीपीएम इतने बार फ्लैश होता रहता है कि बढ़ गया है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जब होता है उससे ऑटिज्म का रिस्क बढ़ा हुआ पाया। पेस्टिसाइड जो खाने में होते हैं, और अगर जो लोग मदर्स कई बार एपिलेप्सी होती है, वैल्प्रोइड खा रही होती है, तो ये सारी जो चीजें हैं जो एसोसिएटेड पाई हैं उनको हम हटा देंगे तो हो सकता है कि प्रिवेंशन हो जाए वो होना। सेकेंड आया टेक्नोलॉजी में कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, बार बार लक्षण की बात हो चुकी है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो लक्षण को बना के डायग्नोस्टिक टूल्स बनाए गए हैं जिसके अंदर जो डायग्नोसिस आपको क्लियरली बताया गया है कि क्लिनिकल है, जो आपसे पूछा जा रहा है और बच्चे को देखा जा रहा है। उनके एप्स बने हुए हैं जो डॉक्टर्स के लिए ईजी रहता है ऐप को यूज करना, वो 1 से 14 साल की उम्र के लिए है, और लेस देन 18 मंथ्स के लिए भी बना दिए हैं टूल जो उससे से पता चले, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में भी 6 महीने का बच्चा अगर नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो मोस्ट ऑफ द टाइम। डॉक्टर शेफाली, और एडवांसमेंट्स की आपसे बात जरूर करेंगे। कॉलर है, उससे पहले उनका सवाल जान लेते हैं। बिहार से दीपक जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल है कि ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो सकता है कि नहीं, और दूसरा सवाल है कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ये इसमें कारगर है कि नहीं। जी डॉक्टर मोनिका, 2 सवाल हैं दीपक जी के। क्या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, और स्टेम सेल थेरेपी का रोल? पहले सवाल का जवाब क्या देना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है, अगर आप ठीक होने की बात करें कि बच्चा आगे चल के बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसके लिए अभी कहना बहुत मुश्किल है। सुधार हो जाता है, बच्चे इतने ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सेंटर पे थेरेपी चल रही है और बाकी सेंटर्स में भी थेरेपी चल रही है। इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि बच्चे को कोई नया अनजान आदमी देख के बता ना पाए कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो सुधार बहुत हो सकता है, पर अगर आप कहें कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसके जो चांसेस हैं वो थोड़े कम होते हैं। कुछ ना कुछ माइन्यूट सिम्टम्स होते हैं जो बच्चे को आगे चल के सपोर्ट करने की हमें ध्यान रख के उसके ऊपर भी वर्क करना कंटिन्यू जरूरी है। जी डॉक्टर शेफाली, स्टेम सेल थेरेपी क्या रोल स्टेम सेल थेरेपी का मैं अभी बताने वाली थी, वो टर्शियरी प्रिवेंशन में स्टेम सेल थेरेपी का अभी कोई रोल नहीं है। जब हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ऑटिज्म क्यों हो रहा है, कि अंदर जो उसके कनेक्शंस में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। स्टेम सेल क्या है, वो दूसरे सेल में डिवाइड करता है, तो कैसे जाके, जब हमें पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, तो कैसे जाके वो अंदर दिमाग में जाके उसको ठीक करेगा। तो उसको शोध में ही करा जा सकता है, रिसर्च मोड में ही करा जा सकता है। और जो हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी वाली, जो कंटिन्यू करने के लिए, उसमें क्या था, जब हम डायग्नोस कर रहे थे सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो उसके लिए एप्स वैप्स मैंने बताया अवेलेबल हैं ताकि इजी हो जाए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि बच्चों की जब आई ट्रैकिंग करते हैं, उनको देखते हैं बच्चे किस तरफ नजर मिला रहे हैं, तो वो सारी भी कई एप्स और बन रहे हैं, वो डॉक्टर्स के लिए बन रहे हैं, आपके लिए नहीं। साथ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई चीज़ें होती हैं जो ऑटिज्म मिमिक होती हैं, तो ऑटिज्म की तरह लगती हैं। ये बच्चे जो बोलना छोड़ देते हैं, थोड़ा लेट छोड़ते हैं, इंटरैक्शन मतलब 2 साल के बाद और इंटरैक्शन कम करते हैं, तो उसमें हम ईजी बोलते हैं, और वो ईजी नींद में सुला के करते हैं, क्योंकि वो ESCS होता है, वो उसको अगर पता मिलता है तो उसके कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है। और लास्टली टर्शियरी प्रिवेंशन पुराने जमाने में जो रिहैबिलिटेशन वाला होता था, विजन एड, हियरिंग एड, व्हीलचेयर वगैरह, आजकल पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब चीजों से बेस, ये हवा में नहीं है, इससे बने हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, शोध में चल रहा है। IIT दिल्ली
टेली के साथ, उसके अंदर वो सारे जो गैजेट्स हैं, एप्स हैं, जिससे बच्चे की प्रेडिक्शन स्किल, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। और साथ में जो आपको बताया था गट वाली बात, जो आंतों वाली बात, उसके लिए भी रिसर्च चल रहा है डाइट्स के ऊपर। और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक और है शोध में, ताकि ब्रेन का पर्टिकुलर एरियाज में स्टिमुलेशन देने से इनका सोशल जो बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है। और स्टेम सेल का भी एक पार्ट है एक्सोसोम्स, उस पे भी एक रिसर्च चल रहा है कि वो एक्सोसोम से आगे कुछ फायदा होगा। लास्टली यह है कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, मतलब जैसे आईवीएफ करते हैं तो उसमें वो होता है, तो प्री इम्प्लांटेशन, ताकि उसमें जब इम्प्लांट करने से पहले पता चले कि उसको ऑटिज्म है कि नहीं, पर वो दूर की बात है, वो अभी बहुत उसमें दूर है। और पेरेंट एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वेबसाइट वगैरह है और पेरेंट्स का एडवोकेसी ग्रुप वगैरह बनाया, टेली हेल्पलाइन है जो आपका फ्लैश हो रही थी, और प्रोफेशनल्स के एम्पावरमेंट के लिए हम सबको देख समझना है कि ये बच्चों के मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना है। पांचों उंगलियां अलग हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दिस। आप डॉक्टर के पास जाइए, संपर्क करिए, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। जी, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, लेंगे कुछ और जानकारी। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर समीर, एक ईमेल है हमारे पास, अभिषेक शुक्ला जी हैं, उनका सवाल ये है कि 5 वर्ष का बच्चा है उनका, 5 years and 4 months उसकी एज है, अभी तक उसने बोलना शुरू नहीं किया है, ज़्यादा कुछ एक शब्द बोलता है, समझता सब कुछ है। क्या उनको करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं, एक राय चाहते हैं, सलाह चाह रहे हैं। और साथ ही क्या उस बच्चे को जिस विकार की हम लोग बात कर रहे हैं ये हो सकता है? भाई साहब, सबसे पहले तो ये बिना बच्चे की डिटेल हिस्ट्री लिए हम डेफिनेटली ऐसे फोन पे नहीं बता सकते, मगर ये पॉसिबल है जो आप बोल रहे हैं कि ऑटिज्म हाईली लाइकली है। मुद्दा सबसे पहले उसमें अगर ये है तो आप सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, आप स्पीच या भाषा या बात पे फोकस मत करिए। सबसे पहले देखिए कि बच्चा क्या आपसे नजर मिलाता है, क्या आपसे वाबस्ता है, क्या आपसे फेमिलियर है, क्या आपसे इंटरेक्ट करता है, या ज्यादा चीजों में या पैटर्न में घुसा हुआ है। सबसे पहले ये काम करिए कि बच्चा आपके तरफ देखे, आपके साथ खेले। उसके बाद घर के दूसरे लोगों के साथ स्लोली उसे इंट्रोड्यूस करिए। फिर जो दूसरे आपके रिश्तेदार हैं या समाज के लोग हैं उनके साथ करिए। फिर बच्चे का बिहेवियर घर में कैसे, डॉक्टर मोनिका जुनेजा ने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि बच्चों को सही तरीके की एक फॉलो करना, घर में जो शेड्यूल है वो फॉलो करना जरूरी है, मगर ये नहीं कि बहुत रिजिड हो। तो हाँ, सुबह उठने के बाद दांत ब्रश करे, उसके बाद मुंह धोए, फिर टॉयलेट जाए, फिर नहाए, कपड़े पहने और फिर नाश्ता करने बैठे, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया करती है। तो ये एक पैटर्न होना जरूरी है क्योंकि समाज में इसका बहुत जरूरी है, मगर ये जरूरी नहीं कि रोज उसी प्लेट में खाना खाए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। तो अपने हमको ये देखना है कि जो बेसिक चीजें हैं बच्चा तरीके से करे, जो घर के तौर तरीके, मगर रिजिड ना हो कि एक ही तरीके का प्लेट या एक ही तरीके की स्पून यूज करे। तो हमको ये चीजों को पहले डेवलप करना है, सोशल इंटरेक्शन को डेवलप करना है, सोशल बिहेवियर को, और उसके बाद जब बच्चा आपके तरफ देखे आप इशारे से बात करिए, उसके साथ इशारे से इंटरेक्ट करिए। अगर बच्चा इशारे समझने लगेगा तो जरूर उसके बाद बातचीत ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा। मगर गलती हम बहुत बार ये करते हैं कि ये सब छोड़ के डायरेक्टली स्पीच पे हम उसे बात करने पे ट्रेन करते हैं या रीडिंग राइटिंग पे ट्रेन करते हैं, तो बच्चे फिर सिर्फ पैटर्न बिना समझे उसे कॉपी करते हैं, और फिर जो भी चीज आप बोलने के लिए सिखाएंगे वो कहीं पे भी बोलेगा, जिसको हम एकोलेलिया कहते हैं, मतलब मीनिंगलेस रेपिटेशन ऑफ स्पीच। तो मेरी राय यही है कि आप बात पे डायरेक्टली फोकस मत करिए, स्पीच पे मत फोकस करिए। पहले आपसे नजर मिलाता है नहीं, आपसे इंटरेक्ट कैसा करता है उस पर फोकस करिए। जी डॉक्टर शिफाली, एक और ईमेल है, शिव सिंह जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, 4 वर्ष का बच्चा है उनका, कुछ बोलता नहीं है, समझता है, उन्होंने इलाज भी करवाया है। वो ये कह रहे हैं पिछले हफ्ते में उसको कई बार दौरे पड़े हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए, दवाएं भी दी गई हैं, इन्हें लगता है कि उसे ऑटिज्म है, ऐसा लिखा है इन्होंने। हाँ, ऑटिज्म के अंदर 15% बच्चों में, 10 से 15% बच्चों में एसोसिएटेड दौरे भी पड़ सकते हैं। लेकिन मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी जो कि स्लीप ईजी में पता चलता है, तो हो सकता है इसको वो प्रॉब्लम साथ में ना हो, ESES जो होता है। तो इसलिए एक बच्चों के दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इनकी EEG होनी चाहिए, जिसमें स्लीप वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि अवेक में उसमें नॉर्मल आ सकता है। अगर जागा हुए बच्चे की EEG करी जाए तो वो आप एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को अभी दिखाएंगे ताकि वो ये वाली चीज़ें
रूल आउट हो जाए, फिर आप बाद में पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट किसी को दिखा सकते हो, पर अभी आप उनको दिखाइए। डॉक्टर शिफाली, रोबोटिक्स किस तरह से सहायक हो सकता है इस विकार के प्रबंधन के लिए? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग रोबोटिक टॉयज बना रहे हैं, जिसके अंदर आप उसका जो प्रिडिक्शन बढ़ाने के लिए, और उसको एक्चुअली रोबोट्स 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, पैरट वाले बनते हैं या ह्यूमन। हम कोशिश करते हैं ऑटिज्म में ह्यूमन वाले देने के लिए, जैसे डॉक्टर समीर इतनी बार बता रहे हैं कि इतनी टॉयज से दूर रखना है, तो इसलिए वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जो दिखता ह्यूमंस की तरह है, तो उसके साथ दो है, वो उसके साथ जो इंटरैक्ट करता है तो उससे वो डायग्नोसिस में भी हेल्प कर रहा है और उसके साथ इंटरवेंशन के लिए भी कर रहा है। तो उसके ऊपर अभी भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, तो दिस विल कम अप, एंड वो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ये गैजेट से, तो उससे क्या है कि हम उसमें उनको समझाने में, सिखाने में मदद मिल रही है इन चीज़ों से। जी डॉक्टर मोनिका, क्या इस विकार से बचाव संभव है? ऐसे कई मेल्स आए हैं और एक सवाल आया है, मिस्टर गुप्ता का सवाल है कि क्या किसी तरह की वैक्सीनेशन से भी ऑटिज्म का खतरा हो सकता है बच्चों में? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन से ऑटिज्म का कोई लिंक नहीं है। ये पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर माँ बाप के दिमाग में आ गया कि बच्चे को वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है, तो वो जो सारा वैक्सीनेशन जो बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाने के लिए लगाई जा रही है, वो देते ही नहीं है। और ऑटिज्म के अलावा अगर मान लीजिए बच्चे को ऐसी इन्फेक्शन होगी जिससे सरसाम हो जाएगा, तो एक डबल प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। तो वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है, ये हमें सबको समझाना बहुत जरूरी है। रही दूसरी बात कि इनको बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इससे पहले भी पैनलिस्ट ने बताया है, डॉक्टर शिफाली ने, कि हमारे को कुछ कुछ चीजें का पता चल रहा है, जैसे कि ये काफी क्लियर है कि जिन बच्चों की माँ कोई दवाइयां चल रही होती हैं, जैसे कि वैल्प्रोएट करके एक मेडिसिन होती है जो कि मदर में दौरे कंट्रोल करने के लिए दी जा रही होती है, और अगर उस टाइम पे बच्चे के माँ की पेट में बच्चा होगा तो उसमें ऑटिज्म के लक्षण आने के रिस्क बढ़ जाता है। जी, ऐसा एक सवाल भी है, प्रोफेसर कार हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या थायराइड के लिए जो मेडिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है उससे कुछ रिलेशन हो सकता है? देखिए, थायराइड की मेडिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, बट जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है उसमें कईयों का ये भी हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। तो ऐसा कुछ स्टडीज में आ रहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ ऑटिज्म का रिस्क थोड़ा बढ़ता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये यही वजह है। तो अगर हम वैल्प्रोएट की बात करें तो ये मतलब नहीं है कि जो लेडीज को दौरे की इलाज चल रहा है वो बच्चा ही नहीं करेंगे। जब उनको बच्चा करना है तो उनकी दवाई बदली जा सकती है, बच्चा प्लान करके उनको धारण करना चाहिए, ताकि ये सब चीजों का टेक केयर पहले ही हो जाए और बच्चे को जो रिस्क है वो इन चीजों के लिए कम करा जा सके। जी, और फिलहाल एक कॉलर हैं, नारायण जी हैं, जिन्होंने हमें फोन किया है। नारायण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये जानना चाहता है, बच्चे मेरा 4 साल का हो गया है जी। 4 साल का बच्चा हो गया है, तो मैम हम वो जो ऑटिज्म डिसऑर्डर डॉक्टर ने बताया है, तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें? अभी बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बताया है डॉक्टर ने। जी, डॉक्टर शिफाली, आप जब जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो डिटेल एनालिसिस करते हैं कि बच्चे के व्यवहार में क्या क्या परेशानी है, उसको बेस करके जो है बेसिकली बिहेवियर थेरेपी जो या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होती है, स्ट्रक्चर, टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, उसमें से जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं और भी वो आपको बताई जाती हैं इंडिविजुअलाइज करके। तो वो आपको पूरे दिन के अपने शेड्यूल में उसको ढालना होता है, तो वो आपको बच्चे को दिखाओगे तो पता चलेगा और फिर वो आपके लिए प्लान करेंगे इंडिविजुअलाइज थेरेपी को पूरे दिन में कैसे ढालना है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, और ये देखना है कि फैमिली सेंट्रिक होना चाहिए सारे परिवार को, और मोस्टली हम न्यूक्लियर फैमिली में ही होते हैं, तो जो भी है माँ बाप दोनों को मिलके, और अगर जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली है और जॉइंट फैमिली है तो सबको मिलके हेल्प करना चाहिए। जी, डॉक्टर समीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और साथ ही आपसे समझ लें क्या संदेश आप देना चाहेंगे स्कूल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो प्रभावित बच्चा है उसके साथ डील करते हैं, आसपास रहते हैं, उनके लिए? पहले जो भाई साहब ने सवाल पूछा और डॉक्टर शिफाली गुलाटी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका जवाब दिया है। मैं और एक चीज सिर्फ उसी को लेकर मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, आप जहां पे भी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर शिफाली जी वैसा करेंगे, वैसा वो जरूर नहीं कि वो व्यक्ति भी वही कर रहा हो। आप उनसे लिखित लीजिए कि बच्चे का डायग्नोसिस क्या है और बच्चे की ट्रीटमेंट वो क्या देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी डॉक्टर 100% सही नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं,
और हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है, कई गलतियां भी हो सकती है, कभी डायग्नोसिस भी गलत हो सकता है, मगर ये राइटिंग में आना चाहिए। तो अगर मेरी कुछ मिस्टेक भी है लेकिन मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं ये जरूरी है, तो हर व्यक्ति के पास आप थेरेपी के पास जाओगे, थेरेपिस्ट के पास जाओगे, थेरेपी ले, सिर्फ बिहेवियर थेरेपी मैं ले रहा हूं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आपको वही मिलेगा जो डॉक्टर जुनेजा जी दे रही है या डॉक्टर शेफाली जी दे रही है, जब कोई और दे रहा है। आप जिसके पास जा रहे हो, जिस शहर में हो, जिस नगर में हो, उनसे लिखित में लीजिए कि उनका आपके बच्चे के प्रति डायग्नोसिस क्या है और उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। वो 100% सही ना हो, लेकिन लिखित में लेने से उस व्यक्ति पे थोड़ा दबाव होता है कि मैं सही से काम करूं। दूसरा मुद्दा मेरा यही है कि समाज के इस बदलाव की वजह से मैं सोचता हूं कि जो डॉक्टर शेफाली जी ने जो आंकड़े दिखाए कि पिछले 5-10 साल में एक आग की तरह ये फैल रहा है, इसकी वजह यह है कि हमारे समाज का जो ढांचा है वो पूरी तरह से हिल गया है। अब बच्चों को, जो मैंने कहा क्रेडल टू क्लासरूम वाला एक जंप या एक रेस चल रही है, बच्चे को घर में अपनी डेवलपमेंट होने के लिए सामने इंसान चाहिए। वो जरूरी नहीं कि वो बायोलॉजिकल मदर हो या बायोलॉजिकल फादर हो, मगर इंसान चाहिए। और जैसे हम 25, 30, 40 साल पहले देखेंगे कि जो एक फैमिली स्ट्रक्चर था जिसमें एक माँ बाप भी थे, चाचा चाची थी, दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ मिलकर अगर ये जीन्स हजारों सालों से चले आ रहे हैं, हजारों सालों से आ रहे हैं। अब इनका ये प्रॉब्लम है कि सामने जो व्यक्ति होते थे सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन गाइड करने के लिए, वो नहीं है। और अब ये जीन, इसलिए डायरेक्ट जब हम क्लासरूम में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं तो डायरेक्टली रीडिंग राइटिंग पे बच्चा नहीं जा सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स से और स्कूल टीचर्स से भी कि स्कूल टीचर्स का रोल बड़ा अहम है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा कॉपी बहुत कर रहा है, रिपीट कर रहा है पैरेट की तरह, मगर नॉर्मल जो इंटरेक्शन होनी चाहिए अगर नहीं हो रही है तो उसे रिफर करना जरूरी है। जी डॉक्टर शेफाली, समय लगभग समाप्त हो चुका है। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को? एक ये है कि अभी नॉर्मल अबनॉर्मल शब्द नहीं बोलते हैं, टिपिकली डेवलपिंग और स्पेशल नीड्स है। और ये ध्यान रखिए कि ऑटिज्म जब है सारी उम्र रहता है, लेकिन जड़ से इलाज नहीं है। लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं हर एज पे डिफरेंट आएंगे, उसका सबका हल है। और पेरेंट्स फोकस करते हैं लैंग्वेज पे, फोकस करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। और कई बार अभी ऐप्स भी बन रही है ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन, जो मैं बोलना भूल गई थी। और दूसरा इंक्लूजन, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इसका थीम है यूएन का दिस ईयर। पर मेरे हिसाब से इंक्लूजन इन सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इट वी हैव टू सी एंड वी हैव टू एम्पथाइज। और हमें समझना है, किसी को नीचा नहीं देखना है। हर बच्चे का, हर पेरेंट का इक्वल राइट है सोसाइटी के अंदर, और किसी की गलती नहीं है कि उसको ये ऑटिज्म है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में इस जानकारी के लिए। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में तमाम जानकारी हमने ली है अपने विशेषज्ञों से। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मोनिका जुनेजा, डॉक्टर समीर, डॉक्टर शेफाली गुलाटी, आप सभी का। हमारे विशेषज्ञों ने तकनीकें क्या हैं, इसके इलाज के लिए कैसे जल्द पहचान हो सकती है समस्या की, इस पर तमाम जानकारी हमें दी है। लेकिन समझने की बात यह है कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर समस्या होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के जीवन में चुनौतियां होती हैं और जीवन आगे बढ़ता रहे उसके लिए चुनौतियों का सामना करना तो आवश्यक है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति प्रभावित है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, उसके जीवन की चुनौतियां होती हैं और कुछ अलग होती हैं। तो अगर उसके साथ डील करना है, उसके साथ रहना है, तो हमें जीवन को उसके नज़रिए से देखना होगा, ये समझना होगा कि उसकी ज़रूरत क्या है और उसी के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करना होगा। और साथ ही जो हमारे विशेषज्ञों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ चले, लेकिन मशीनीकरण के युग में ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ मशीनों से घिरे ही न रह जाएं। घर में बात करना, एक दूसरे के साथ ठीक से व्यवहार करना, मिलना जुलना भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बच्चों के सही और पूर्ण विकास के लिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं संपूर्ण विकास, संपूर्ण सेहत की, तो बहुत आवश्यक होता है कि न सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बेहतरीन पर्यावरण या फिर एक एनवायरनमेंट दिया जा सके जिससे सभी का सही विकास हो। टोटल हेल्थ में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।